हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो भोपाल डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 3 अगस्त 2024 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पर अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं एवरेज एज ऑफ A and B इज 30 years and that of B and C is 32 years and the average age of C and A is 34 years, the age of C is dash। यानी यहाँ पर एक ग्रुप बंच में यहाँ पर दिया गया है कि जैसे A और B का एवरेज एज दिया गया है यहाँ पर 30 इयर्स, तो एवरेज एज जब 30 है तो टोटल इसका एज जो होगा वह आपका 30 × 2 जो निकल कर आएगा 60 इयर्स। इसके अलावा अगर बात करें B और C का एवरेज एज यहाँ पर अगर 32 इयर्स दिया गया है तो यहाँ पर सिंपली टोटल एज जो होगा B और C का 32 × 2 हो जाएगा, 34 × 2 तो यहाँ पर आपका 64 टोटल एज होगा यहाँ पर। और C और A का एवरेज एज यहाँ पर 34 दिया गया है, तो C + A का जो टोटल एज होगा वो आपका 34 × 2 यहाँ पर 68 होगा। तो टोटल यहाँ पर आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्रत्येक यहाँ पर आ जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल वाले जो है। तो यहाँ पर A + B + C यहाँ पर हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पर जब तीनों को आप ऐड करेंगे यहाँ पर तो आपका 192 निकल कर आएगा। तो 2 से यहाँ पर सिंपली 192 कट करेंगे तो आपका 96 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर A + B + C का तीनों का एज यहाँ पर जो निकल कर आया है वह आपका 96 निकल कर आया है। और हमें निकालना है C का एज, तो सिंपली A + B का अगर हम टोटल एज घटा लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका C का एज निकल जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो A और B का जो टोटल एज निकल कर आया था वह 60 यहाँ पर था, सिंपली 60 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा और C का एज 36 ईयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंपली D यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC इन LHB कोचेज। LHB कोचों में जो सेंटर बफर कपलर जो होते हैं वो मेनली एज टाइप के टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें कुछ वर्टिकल गैदरिंग और कुछ हॉरिजॉन्टल गैदरिंग यहाँ पर रेंज दिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर जो प्रश्न पूछा गया है वर्टिकल गैदरिंग का, तो वर्टिकल गैदरिंग के केस में यहाँ पर जो रेंज होता है वह होता है ± 90 mm का होता है। वहीं अगर आपसे हॉरिजॉन्टल गैदरिंग पूछा जाता है तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग या ± 110 mm होता है। इसके अलावा आपसे मैक्सिमम जो स्विंग होता है जो कि डिग्री में होता है, स्विंग कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम स्विंग के केस में जो हॉरिजॉन्टल का जो रेंज होगा वो आपका ± 17 डिग्री का होगा। वहीं अगर आपसे वर्टिकल में मैक्सिमम स्विंग पूछा जाता है तो यह जो होगा वह ± 7 डिग्री होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से डायमेंशन याद रख सकते हैं। तो चूंकि प्रश्न में केवल वर्टिकल गैदरिंग पूछा गया था तो ± 90 mm हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B करेक्ट उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें जो कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है वह
LHB कोचों के CBC के अंतर्गत 80 mm। वहीं टेंसाइल स्ट्रोक की अगर बात करें तो टेंसाइल स्ट्रोक या 58 mm के होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, अगर पूछे गए हैं टाइप ऑफ ट्रॉली इन LHB कोचेज, LHB कोचों में किस प्रकार के ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें मेनली फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो होता है। जिसका अगर बात करें व्हील बेस का, तो व्हील बेस इसका 2560 mm इसका व्हील बेस होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ रिवेट्स यूज्ड इन योक पिन सपोर्ट प्लेट। यहाँ पर जब भी हम योक पिन लगाते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे सपोर्ट प्लेट लगाए होते हैं। तो सपोर्ट प्लेट्स को जब भी हम लगाते हैं तो इसमें कुछ रिवेट्स होते हैं, जिसमें रिवेट की अगर नंबर बात करें तो इसमें एक तरफ 3-3 की संख्या में यहाँ पर होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर पूछा गया है कितने टोटल नंबर्स में होते हैं, तो टोटल एक तरफ 3 और एक तरफ 3, यहाँ पर टोटल 6 के नंबर्स में यहाँ पर योक पिन सपोर्ट प्लेट्स में नंबर ऑफ रिवेट्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जोनल रेलवे स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कितने प्रेरक पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर बात करें इंग्लिश वर्जन में, तो हाउ मेनी मोटिवेशनल अवार्ड आर गिवन अंडर द हिंदी एसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड एट जोनल रेलवे। जोनल रेलवे स्तर पर यहाँ पर जो हिंदी इससे कंपटीशन जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें मेनली जो प्रेरक पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें 3 के नंबर्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनमें अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइज वाले को 3000 रुपये, सेकेंड जो रैंक्स आते हैं उनको 2500 और थर्ड रैंक वाले को इसमें 2000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इनमें अगर बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करने में जो टायर 2 के जो ऑफिसर्स होते हैं, इसके अलावा नॉन गजेटेड जितने भी कर्मचारी जो ग्रुप सी एवं डी के हैं, वो सारे इसके अंतर्गत कॉम्पिटिशन्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, साइज ऑफ स्कॉट BMBS ब्रेक सिलेंडर इन वैगन्स इज डैश इंचेज। यहाँ पर जो BMBS जो वैगन के अंतर्गत मिलनी जो 2 प्रकार के अगर देखा जाए मिलनी, तो 2 प्रकार के ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जिनमें एक नॉर एवं एक सेकेंड जो होता है वो स्कॉट ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो यहाँ पर हम इस डिपली में यहाँ पर देखेंगे जो BMBS होता है यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, सिस्टम होता है यहाँ पर, जिसमें अगर बात करें नॉर्मली जो हमारा ब्रेक अप्लाई होता है कन्वेंशनल वाले में, कन्वेंशनल में सिंपली DB से हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर चला जाता है। लेकिन वही बात करें बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत, तो सबसे पहले हमारा DB से प्रेशर हमारा APM में जाता है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस में। फिर यहाँ पर सेंसिंग आर्म का जैसा मूवमेंट होता है एज पर रिक्वायरमेंट, उसके बिहाफ पर यह डिसीजन लिया जाता है कि ब्रेक सिलेंडर में कितने kg का प्रेशर भेजना है। अगर वो लोडेड कंडीशन को APM सेंस करता है तो उस दौरान प्रेशर 3.8 का भेजा जाएगा। अगर एम्प्टी कंडीशन सेंस होता है तो उस दौरान प्रेशर 2.2 का प्रेशर भेजा जाएगा। और APM के साथ एक 6 लीटर का एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा होता है। जब एम्प्टी कंडीशन में जो कम प्रेशर भेजे जाते हैं तो वो बचे रिमेनिंग प्रेशर को या साथ लगे एयर टैंक्स में यहाँ पर प्रेशर भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार APM यहाँ पर फंक्शन करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें जो पूछा गया था, तो मेनली नॉर की अगर बात करें हम, और सेकेंड में बात करें यहाँ पर हम स्कॉट की, तो नॉर का जो ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वो मेनली 10 इंच का होता है, जबकि बात करें स्कॉट ब्रेक सिलेंडर का तो 11 इंच का इसका ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है। इसमें अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक का तो 54 ± 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर होता है। जबकि अगर बात करें स्कॉट के बात करें तो स्कॉट के केस में यह 55 ± 10 mm जो होता है वो एम्प्टी कंडीशन में होता है। वहीं अगर बात करें लोडर का, लोडर कंडीशन में यह 70 ± 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। इसके अलावा भी जो इंडिकेटर लगे होते हैं, जो
वह नॉर वाले में जो सिलेंडर का जो पोर्शन होता है वो आगे की तरफ इसका लगा होता है इंडिकेटर। जबकि अगर बात करें स्कॉट का, तो स्कॉट का जो इंडिकेटर लगे होते हैं वो बैक साइड में पीछे की तरफ लगे होते हैं। इसके अलावा जब भी ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो नॉर ब्रेक सिलेंडर का जो लंबाई होता है वह इंक्रीज करता है, जबकि स्कॉट ब्रेक सिलेंडर का जो लंबाई है वो घटता है। तो इसको आप भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि जो BMBS में जो स्कॉट ब्रेक सिलेंडर का जो साइज होना चाहिए वो 11 इंच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 10 इंच की अगर बात करें तो यह नॉर में प्रयोग किया जाता है, और 11 इंच की अगर बात करें तो यह स्कॉट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक पूछा गया है। चूँकि यह प्रश्न BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स यहाँ पर यह पूछा गया है, जिनमें अगर बात करें तो इस प्रकार 2 बोगी हम लेंगे, 2 ICF बोगी का, जिनमें प्रत्येक में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होते हैं, जिसे बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बोलते हैं। इनमें अगर बात करें अगर तो नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक पूछा गया था। तो चूंकि यहाँ पर कोचिंग के केस में एक ही एक्सेल पर दोनों साइड से हमारा ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं यहाँ पर, तो आप इस प्रकार आप नंबर एक दूसरे काउंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक बोगी में 8 के नंबर्स में हो रहे हैं, और टोटल कोच में अगर बात की जाए तो 16 नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डस्ट कलेक्टर इज प्रोवाइडेड इन वैगन्स टू प्रोटेक्ट डस्ट इंग्रेस टू। यानी जो डस्ट कलेक्टर जो वैगन मालगाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जितने भी धूल या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको BP के ब्रांच पाइप हो या FP के ब्रांच पाइप हो, जिससे आगे जाकर वह डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में जाकर माल फंक्शनिंग का कार्ड न बन सके, इसको देखते हुए वह जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम डस्ट कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि डस्ट कलेक्टर जो होते हैं किस यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं डस्ट को, तो यह मेनली डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में किसी प्रकार के कोई माल फंक्शनिंग की समस्या ना आ जाए, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है, डस्ट पार्टिकल इसमें मेनली जाने नहीं देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द रूल्स रिलेटिंग टू गिविंग टेकिंग ऑफ डाउरी इज कंटेन इन रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966। यानी यहाँ पर दहेज लेना एवं देने से संबंधित नियम जो रेलवे कंडक्ट रूल 96 में बनाया गया है, उसमें कौन से रूल के अंतर्गत यह रूल बनाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया गिविंग टेकिंग डॉरी, तो यह मेनली रूल 13A के अंतर्गत बनाया गया है। रूल 13A के अंतर्गत जिनमें किसी प्रकार का डॉरी लेने एवं देने के लिए प्रतिबंध किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रूल 18 के अंतर्गत मूवेबल, इमूवेबल एवं वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें रूल्स बताए गए हैं। वहीं रूल 16 की अगर बात करें यहाँ पर, तो रूल 16 के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एवं बोरोइंग से संबंधित रूल्स इसके अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा रूल 3A के अंतर्गत प्रॉम्प्टनेस एवं कॉर्टसी यानी तत्परता एवं शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। रूल 3B के अंतर्गत ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यानी गवर्नमेंट पॉलिसी का पालन करना। रूल 3C के अंतर्गत यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं। तो यह आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए डायमेंशन इज रिलेटेड टू, यानी यहाँ पर सिंपली जो ए डायमेंशन है वह किससे रिलेटेड है। तो ए एवं ई डायमेंशन जो होता है डायमेंशन, वह मेनली एसएबी स्लैक लेस्ट बैरल का यह पार्ट्स है, जिसमें अगर बात करें तो इसमें कुछ डिस्टेंसेस पर यहाँ पर इसका डिस्टेंस लिया जाता है। जैसे अगर बात करें कि ए डायमेंशन का, तो यह मेनली कंट्रोल हेड एवं एसएबी बैरल के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पर लिया जाता है, जो नॉर्मली अगर बात करें गुड्स ट्रेनों में तो 70 +2 - 0 mm होता है, जो कि ऑल टाइप या कैसना बोगी के लिए होता है।
जबकि 27+2 -0 mm जो होता है वह मेनली बोवारेन वैगन के लिए लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप ई डायमेंशन याद रख सकते हैं। वहीं ई डायमेंशन की अगर बात करें तो यह मेनली एसएबी प्रोटेक्शन ट्यूब एवं ग्रूव मार्क मेड ऑन स्पिंडल रल्स या स्क्रू रल्स यहाँ बोल सकते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को ई डायमेंशन के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुड्स ट्रेनों में मेनली जो एसएबी का प्रयोग किया जाता है वह मेनली DRB 600 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा DRB 750 का प्रयोग किया जाता है। DRB 750 मेनली जो BCA नेचुरल एवं बॉक्स नेचुरल होते हैं उसमें इस प्रकार के एसएबी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D एसएबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो कन्वेंशनल के टाइप्स के समय यहाँ पर जो एसएबी का प्रयोग किया जाता था कोचिंग के अंतर्गत, कन्वेंशनल के समय, तो उस समय यहाँ पर उसमें भी ए डायमेंशन होता था जिसमें 16+2 -0 mm यह होता था टेयर यानी नॉन एसी के लिए। वहीं अगर बात करें 22+2 -0 mm होता था, यह मेनली 16.25 टन के लिए यानी एसी कोचों के लिए ए डायमेंशन होता था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ई डायमेंशन होता था वह मेनली 375 ±25 mm होता था, जो कि ऑल टाइप्स चाहे वो नॉन एसी हो या एसी हो दोनों कोचों के लिए लिया जाता था। ध्यान रखिए यह अब समाप्त कर दिया गया है। यह कन्वेंशनल टाइप्स के जो ICF कोचेज होते थे उसमें इसका, क्योंकि उसमें जो एसएबी का प्रयोग होता था इस बिहार पर ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होते थे, लेकिन करंट में इसको भी समाप्त कर दिया गया है क्योंकि BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान ICF कोचेज के अंतर्गत कर दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है साइज ऑफ सीट यूज्ड इन बॉक्स एंड HL वैगन फ्लोर इज। जो बॉक्स एंड HL वैगन है, बॉक्स एंड HL वैगन, इनमें फ्लोर सीट के साइज पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो फ्लोर सीट हो या साइड वाल या एंड वाल हो, इनमें मेनली जो मटेरियल यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए वह मेनली IRSM 44 का प्रयोग किया जाता है, जिसे अन्य नेम में अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील बोला जाता है SS के तौर पर, जिसका थिकनेस की अगर बात करें तो 4 mm इसका थिकनेस होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सोल बार का, तो सोल बार के केस में भी IRSM 44 यानी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखें CRF 44 प्रेस्डाइज्ड यहाँ पर होता है। CRF का फुल फॉर्म होता है यानी कोल्ड रोलेड फॉर्म्ड होता है, जो कि सेक्शन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लिया जाता है। और इसको मैन्युफैक्चर करने का जो मेन मोटिव होता है कि जो वैगन के जो टियर वेट है इसको रिड्यूस किया जा सके। टियर वेट को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए CRF 44 का यानी कोल्ड रोलेड फॉर्म्ड का सेक्शन का प्रयोग किया जाता है बॉक्स एंड HL वैगन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज फॉर रेलवे सर्वेंट, यानी यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के लिए मैरिज के प्रतिबंध संबंध में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कैन नॉट मैरी अ पर्सन लिविंग हैविंग स्पाउज लिविंग। स्पाउज लिविंग के केस में आप दूसरा नहीं कर सकते, यह करेक्ट यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कैन नॉट मैरी एनी पर्सन इफ ही और सी हैज अ लिविंग स्पाउज। अगर आप ऑलरेडी लिविंग स्पाउज में है तो यहाँ पर अदर मैरिज के लिए यहाँ पर परमिट नहीं किया जा सकता, तो यह करेक्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कैन नॉट मैरी अ पर्सन अदर देन इंडियन नेशनल। भारतीय नागरिकता के अलावा आपको ये चॉइसेस है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, तो यह रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकेंड किस प्रकार का यूनिट से यहाँ पर है, तो जूल सेकेंड मेनली एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर यूनिट होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा फोर्स का न्यूटन होता है। एनर्जी की अगर बात की जाए तो एनर्जी का जो यूनिट्स होता है वह जूल होता है। और पावर की अगर बात करें तो पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। और वाट जो होता है वो जूल पर सेकेंड यहाँ पर लिया जाता है, जूल पर सेकेंड इसका यूनिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वैल्यू ऑफ राइडर इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज इज डैश देन आईसीएफ कोचेज। जो एलएचबी कोचेज जो है और यहाँ पर आईसीएफ कोचेज है। एलएचबी कोचों की अगर बात करें तो 2.5 से लेकर 2.75 तक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है राइडर इंडेक्स का। वहीं आईसीएफ की अगर बात करें तो 3.25 से लेकर 3.5 के समथिंग होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू राइडिंग इंडेक्स का। चूँकि यहाँ पर अगर बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बिहार पर अगर देखा जाए तो आईसीएफ कोचेज यहाँ पर ज़्यादा है। और जिस भी कोच का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा उसमें जो कंफर्टनेस होगा वह ज़्यादा होगा रेदर देन अदर टाइप्स ऑफ कोच। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पूछा गया था कि जो वैल्यू ऑफ राइडर इंडेक्स, जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपसे राइडर इंडेक्स नहीं पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू में जो एलएचबी का है वह यहाँ पर ज़्यादा कम होता है अदर देन आईसीएफ कोचेज का। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर अ पीरियड ऑफ। जो कोई रेलवे कर्मचारी, मेल रेलवे कर्मचारी जो उसको अगर पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है उसे 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के लिए किया जाता है। और इसमें जो प्रत्येक केस में उसे 15 डेज का यहाँ पर पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर इसको आपको पैटर्निटी लीव लेना पड़ता है, अदरवाइज इस प्रकार की लीव को आपको लैप्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बीएमबीएस वैगन। बीएमबीएस वैगन में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है। तो प्रत्येक यहाँ पर अगर बात करें तो डीबी से प्रेशर जाता है एपीएम में और एपीएम से प्रेशर जाता है यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पर यह मेनली प्राइमरी ब्रेक बीम जो होता है इस पर यह माउंटेड होते हैं, जिसका कनेक्शन अगर बात करें तो अदर साइड में जो सेकेंडरी ब्रेक बीम होते हैं उससे कनेक्ट होकर यह फंक्शनिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बीएमबीएस वैगन। तो टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर आपका वैगन के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा जो कि बीएमबीएस के अंतर्गत होगा। इसमें आपका नॉर स्क्वाड दोनों देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एम्प्टी लोड डिवाइस साइन प्लेट कलर फॉर एम्प्टी कंडीशन। जो मैनुअली जो आप बीसीएन वगैरह में देखते होंगे कि जो एम्प्टी लोड डिवाइस ईएल बॉक्स लगा होता है तो इसमें कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड येलो कलर से इंडिकेट रहते हैं और राइट साइड ब्लैक कलर से यहाँ पर पेंटेड होते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो यह कब निर्धारित करना है, यह मैनुअली सेट करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो जब आपका ग्रॉस वेट 42.5 टन से बिलो 42.5 टन, तो इस केस में आपको एम्प्टी कंडीशन में रखना है हैंडल्स को। जब आपका 42.5 टन एंड एबव अगर हो जाता है ग्रॉस वेट तो इस केस में आपको मैनुअली लोडेड कंडीशन में आपको हैंडल को रखना है। अगर आप गलत यहाँ पर करते हैं तो आपका यह ब्रेक बाइंडिंग की समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चूँकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था कि एम्प्टी कंडीशन में, तो एम्प्टी कंडीशन में यह मेनली येलो कलर के तरफ यानी लेफ्ट साइड यहाँ पर इसका हैंडल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सा क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है, बी रीजन्स के यहाँ पर, तो बी रीजन्स के अंतर्गत मेनली महाराष्ट्र, गुजरात एवं पंजाब 3 स्टेट्स आते हैं।
इसके अलावा अगर बात करें यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव आते हैं, जो कि यूनियन टेरेटरी के पार्ट्स है, जो कि बी रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था रीजन बी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसमें तीनों स्टेट्स यहाँ पर आ गए हैं ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फर्स्ट POH ऑफ बॉक्सन HL वैगन इज डन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, यानी बॉक्सन HL वैगन का जो पहला POH किया जाता है कितने महीने के बाद किया जाता है। तो जितने भी अगर बात करें न्यूली बिल्ड जितने भी वैगन्स आते हैं, तो उस केस में अगर बात करें अगर, तो न्यूली बिल्ड के केस में यह 6 ईयर्स में इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। वहीं सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर बात करें तो यह 4.5 ईयर्स में इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है बॉक्सन HL वैगन का। बॉक्सन HL वैगन का यहाँ पर बात करें तो POH के लिए यह बताया जा रहा है आपको। अगर बात करें मंथ के बेसिस पर तो 72 मंथ्स एवं 54 मंथ्स यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में फर्स्ट POH, तो यहाँ पर सिंपली 72 मंथ्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है के टाइप ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड, यानी जो के प्रकार के जो ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है वह मेनली जो जितने भी हमारे BMBS के टाइप्स के जितने भी वैगन्स हैं उसमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि BMBS में के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वहीं अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जितने भी ब्रेक सिस्टम है वैगन के अंतर्गत उसमें एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर सिंपली बॉक्सन HL इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट चेक्ड बाय द टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से किस प्रकार के डिफेक्ट्स को यहाँ पर चेक नहीं किया जा सकता है। तो सिंपली यहाँ पर शार्प फ्लेंज हो, रूट रेडियस एट को चेक किया जा सकता है, जो स्मॉल रेडियस एट रूट ऑफ फ्लेंज जो होता है वहाँ पर टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो थिन फ्लेंज हो, डीप फ्लेंज हो, फ्लैट फेसेज ऑन ट्रेड हो, हॉलो टायर हो, ये सारे को हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें जो थिन टायर दिया गया है इसको हम टायर डिफेक्ट गेज यहाँ पर मेजर नहीं कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए इज 2 years older than B who is twice as old as C if the total of the ages of A, B and C is 27 years. How old is B? यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई A और A B से 2 वर्ष बड़ा है जो C से 2 गुना बड़ा है। यदि A, B और C की जो टोटल आयु यहाँ पर एजेज है 27 ईयर्स है, तो उस केस में जो B का एज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर कि यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है B का एज, यहाँ पर फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि A जो है 2 ईयर्स बड़ा है B और B जो है ट्वाइस है C के मुकाबले में, तो C का एज सिंपली हम X कंसीडर कर लेते हैं, X ईयर्स। तो यहाँ पर सिंपली जो B का एज होगा वह सिंपली 2X ईयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा बात करें कि A का एज की अगर बात की तो A सिंपली 2 ईयर्स बड़ा है B के मुकाबले में, तो यहाँ पर सिंपली जो हो जाएगा वह 2X प्लस 2 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा A का एज। अब जब आप यहाँ पर टोटल तीनों का एज का जो समेशन दिया गया है वो 27 ईयर दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पर X प्लस 2X प्लस 2X प्लस 2 जो होगा वो इक्वल होगा 27 का। तो यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा जब आप यहाँ पर 5x होगा, 5x इक्वल टू यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 से 5 टर्म में 25 कट जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपका 5 निकल कर आया है, 5 ईयर्स निकल कर आया है। चूँकि यहाँ पर b का एज है तो b का एज जो है वह 2x है, तो सिंपली 2 इंटू 5 यानी 10 ईयर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर b में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक पाइप एक्सीलेटर वाल्व इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग। जो ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है वह मेनली इमरजेंसी एप्लीकेशन के समय
एक समान रूप से पूरे कोच के रेक में यहाँ पर ब्रेक लगे, यह सुनिश्चित करता है ब्रेक एक्सीलरेटर के माध्यम से, जिसमें जो यह ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान ये एक्चुएट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच मैनुअल इज रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीबीसी फॉर लाइन स्टाफ इन वैगन्स। यानी लाइन स्टाफ वैगन्स के लिए जो सीबीसी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के रिलेटेड जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट दिया गया है वह मेनली G76 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम G80 का, तो यह मेनली वर्कशॉप के लिए बताया गया है, सीबीसी फॉर वर्कशॉप स्टाफ। वहीं G81 की अगर बात करें तो CTRV इन कैशनप बोगी। G97 की अगर बात करें तो G97 में एयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक, मालगाड़ियों के लिए जो एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस वगैरह जो होते हैं वह G97 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीसी इज इशूड फॉर राउंड ट्रिप फॉर आईसीएफ ट्रेन फॉर डैश किलोमीटर्स। जो बीपीसी आईसीएफ ट्रेनों का दिया जाता है उसमें ध्यान रखें कि जो या कुछ राउंड ट्रिप के बिहार पर एलएचबी कोचों के लिए अलग होता है और आईसीएफ कोचों के लिए अलग होता है। एलएचबी के लिए यह राउंड ट्रिप रखा गया है 4000 किलोमीटर्स का, वहीं आईसीएफ कोचों के लिए यह रखा गया है 3500 किलोमीटर्स का। इसमें कुछ कंडीशन है कि अगर राउंड ट्रिप से एभाव अगर यह डिस्टेंस कवर करता है तो उस केस में प्राइमरी एंड एवं सेकेंडरी एंड दोनों पर इसका फ्रेश बीपीसी जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें राजधानी दुरंतो जो ट्रेन है उस केस में भी दोनों एंड पर यहाँ पर चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो दोनों एंड पर फ्रेश बीपीसी जारी किया जाता है। और इससे कम होने पर जो एलएचबी एवं आईसीएफ कोचेज का जो राउंड ट्रिप है अगर अपने अपने स्पेसिफिक किलोमीटर से कम यहाँ पर होता है तो उस केस में सेकेंडरी मेंटेनेंस पर केवल और केवल इसका कंटिन्यूटी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था और आईसीएफ कोचेज के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें 4000 किलोमीटर या एलएचबी रेक के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीरियोडिसिटी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल इन एलएचबी कोचेज। जो SS1 जो होता है वह मेनली 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बिहार पर किया जाता है। चूँकि यहाँ पर मंथ बेसिस पर अगर बात करें तो 18 मंथ्स यहाँ पर हो जाएगा, यानी 80 मंथ्स पर सॉफ्ट शेड्यूल एलएचबी कोचों का किया जाता है फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ यो डैम्पर इन फिएट बोगी। फिएट बोगी में नंबर ऑफ यो डैम्पर पूछा गया है। इस प्रकार से फिएट बोगी होता है, यह अपर बॉडी है, दोनों में यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं बॉडी बोगी कनेक्शंस में, जिसमें 2 की नंबर्स में यो डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में मौजूद होते हैं। और इसका फंक्शन मेन फंक्शन होता है कि जो रोलिंग मोशन कोचेज के होते हैं इसका मिनिमाइज करने का काम यो डैम्पर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक बोगी में पूछा गया था तो 2 की नंबर्स में यहाँ पर उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एयर टैंक प्रेशर इन सिंगल पाइप वैगन्स। सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम की अगर बात करें जिसमें केवल और केवल ब्रेक पाइप होता है, यहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं। डट कलेक्टर आगे बढ़ने पर ब्रांच पाइप में आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। फिर यहाँ पर आपका डीबी होता है, डीबी के साथ सीआर टैंक्स यानी कंट्रोल रिजर्वायर टैंक्स होते हैं। फिर यहाँ पर आपका एआर टैंक लगा होता है और यहाँ पर आपका ब्रेक सिलेंडर कनेक्शन जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि ब्रेक पाइप में केवल और केवल 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, तो जितने भी यहाँ पर चाहे डीबी से कनेक्टेड आपका एआर हो और सीआर हो दोनों आपका 5 kg प्रेशर से चार्ज होगा। लेकिन जो अगर बात करें अगर यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो वैगन के लिए पूछा गया था, तो वैगन के केस में जो 100 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है और 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर केवल सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो होगा सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वैलिडिटी ऑफ क्लोज सर्किट रेक बेस्ड ऑन किलोमीटर्स। किलोमीटर के बिहाफ पर यहाँ पर क्लोज सर्किट रेक का बीपीसी का वैधता पूछा गया है कि कितना होता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि सीसी रेक को आप क्लोज सर्किट रेक, क्लोज सर्किट मिस यहाँ पर यह होता है कि जब भी बीपीसी तैयार किया जाता है तो उसमें एक सर्किट फॉर्म होता है जोनल वाइज, उसमें ही इसको चलाना पड़ता है इस प्रकार के रेक को। अदरवाइज अगर वो ब्रीच करता है सर्किट को तो इसमें उस केस में यहाँ पर बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको क्लोज सर्किट बोला जाता है। इसमें बात करें तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर यहाँ पर 100% ब्रेक पावर, जबकि इन रूट में 90% मिनिमम ब्रेक पावर होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो येलो कलर का यहाँ पर बीपीसी पेज पर जारी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार के रेक की एग्जाम्शन के लिए 100 मैन पावर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है। वहीं अगर बात करें बीपीसी की वैधता का तो इस प्रकार के रेक के लिए जो वैधता होता है वो 30+5 डेज या 35+5 डेज नॉर्मली अभी रन किए जाते हैं। किलोमीटर के बिहाफ पर अगर बात करें तो चाहे वो बॉक्सन हो, बॉक्सन एचएल वैगन हो या बॉक्सन एस वैगन हो, यानी बॉक्सन वेरिएंट की अगर बात करें तो इस केस में यह 35+5 डेज का किलोमीटर बिहाफ पर यह 10,000 किलोमीटर का यह करंट में ट्रायल बेसिस पर अप टू 30 सितंबर तक जो लेटर जारी किया गया है उस बिहाफ पर 10,000 किलोमीटर्स को इसको चलाया जा रहा है। यानी दोनों या तो 35+5 डेज या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा उस बिहाफ पर इसका वैलिडिटी पीरियड निर्धारित है। इसके अलावा अगर बात करें जो BCN एवं जो BCN HL है इसका भी ये भी कुछ ट्रायल बेसिस पर इसका सीसी रेक बनाया जा रहा है, जिनमें इसका जो वैलिडिटी है वो 9,000 किलोमीटर से लेकर डेज की अगर बात करें तो 30+5 डेज के बिहाफ पर इसको रन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी कंटेनर वैगन हैं, कंटेनर वैगन को अभी ट्रायल बेसिस पर 9,000 किलोमीटर या 30 डेज के बिहाफ पर इसको वैलिडिटी दिया जाता है। वहीं अगर बात करें बोवारन के लिए जो कि हॉपर टाइप वैगन है, इसका भी जो अगर बात करें तो यह 7,500 किलोमीटर या डेज बेसिस पर अगर बात करें तो 35+5 डेज का इसका ट्रायल बेसिस पर रन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जितने भी है 7,500 किलोमीटर से लेकर या 8,000 किलोमीटर है, तो 8,000 किलोमीटर जो भी रेक चलाए जा रहे हैं वह बॉब एसन टाइप्स के जितने भी वैगन्स हैं उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। 9,000 किलोमीटर है किसी रेक का, किसी का यहाँ पर 10,000 किलोमीटर है। यानी 70 अभी ट्रायल बेसिस पर अगर मेनली देखा जाए तो 7,500 किलोमीटर से नीचे किसी भी ज़्यादातर केसों में यहाँ पर डेज किलोमीटर यहाँ पर नहीं देखा गया है। अब यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10,000 किलोमीटर दिया गया है, 8,000 भी चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 8,000 अभी करंट में बॉब एसन वैगन का चलाया जा रहा है अप टू ट्रायल बेसिस 30 सितंबर 2024। 10,000 किलोमीटर में बॉक्सन का जितने वेरिएंट्स है, बॉक्सन एच हो, बॉक्सन HL हो, बॉक्सन हो, बॉक्सन 25T हो, ये जितने भी प्रकार के उसके लिए 10,000 किलोमीटर या 35+5 डेज के बिहाफ पर चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न की आधार पर देखें तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेनली जो ज़्यादातर बॉक्सन वगैरह है ज़्यादातर केस में यहाँ पर ऑप्शन ए लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ ओवर CBC, लेंथ ओवर CBC सेंटर वफा कपलर्स का यहाँ पर सेंटर टू सेंटर, कपलर टू कपलर यहाँ पर बात करें LHP कोचों का डिस्टेंस का, तो यह 24,000 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस होता है LHP कोचों का। वहीं लेंथ ओवर बॉडी की अगर बात करें तो यह 23,540 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विथ APM डिवाइस ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन लोडेड कंडीशन। जो DB से पहले प्रेशर जो जाता है BMBS के अंतर्गत, यह जाता है आपका APM डिवाइस में, APM डिवाइस से होकर यह ब्रेक सिलेंडर में जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि जब भी प्रेशर हमारा जो सेंसिंग आर्म जो लगा होता है जो कि वैगन अंडर फ्रेम एवं बोगी साइड फ्रेम के बीच लगा होता है, जब यह सेंसिंग आर्म का मूवमेंट बिलो 80 mm होता है अगर,
तो यह मेनली लोडेड कंडीशन को सेंस करता है और इस दौरान जो प्रेशर जाता है वो 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजा जाता है। जब यह सेंसिंग आर्म का मूवमेंट एबव 80 mm हो जाता है तो उस केस में यह एम्प्टी कंडीशन को सेंस करता है और इस दौरान प्रेशर 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजे जाते हैं। और इस दौरान जो एक्स्ट्रा प्रेशर बचता है वह इसमें लगे एक्स्ट्रा 6 लीटर या टंक्स में यहाँ पर प्रेशर भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर BMBS और APM यहाँ पर फंक्शन करते हैं। चूँकि यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया लोडेड कंडीशन में कितना जाता है, तो लोडेड कंडीशन सिंपली 3.8 का भेजा जाता है, 2.2 एम्प्टी कंडीशन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रेशर ऑफ CR इन LHV कोचेज। LHV कोचों में यहाँ पर CR का प्रेशर पूछा गया है कितना होता है। तो CR मेनली जो होता है वह कंट्रोल रिजर्वायर वह DB के साथ यहाँ पर माउंटेड होते हैं और यह मेनली BB के पाइप से यहाँ प्रेशर आता है। तो सिंपली यहाँ पर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होगा। कैपेसिटी पूछा जाता है तो 6 लीटर इसका कैपेसिटी होगा। तो यहाँ पर केवल प्रेशर पूछा गया था तो 5 kg प्रेशर यहाँ पर अवेलेबल होगा कंट्रोल रिजर्वायर के अंतर्गत। यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टेस्ला। यहाँ पर टेंसल लिखा गया, यहाँ पर टेस्ला होना चाहिए। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला जो है वो मेनली मैग्नेटिक फील्ड्स का यहाँ पर यूनिट्स है। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें जो एक टेस्ला जो होता है वह इक्वल होता है मेनली 1 वेव अपॉन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसे अगर बात करें तो 10 के पावर 4 गॉस सबसे जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है उसके इक्वल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो यूनिट्स होता है वो वोल्ट पर मीटर्स या न्यूटन पर कुलाम होता है। इंडक्टेंस की अगर बात करें तो ये हेनरी इसका यूनिट्स होता है जिसे वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर्स में यहाँ पर डिनोट किया जाता है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का तो जिसको ओम से यहाँ पर डिनोट किया जाता है और रेसिस्टेंस जो होता है मेनली वोल्ट अपॉन करेंट्स इसको आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज हाईएस्ट अमाउंट ऑप्शंस, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है। तो इसको आप अगर बात करें हम तो किलो के लिए सिंपली 10 के पावर 3 लिया जाता है। गीगा की अगर बात करें तो गीगा के लिए सिंपली 10 के पावर 9 लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो टेरा के लिए अगर बात करें हम तो टेरा के लिए सिंपली 10 के पावर 12 लिया जाता है और पेटा के लिए यहाँ पर 10 के पावर 15 लिया जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो पेटा यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर होगा। इस प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो किलो होता है, फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एवं योटा की अगर बात करें तो ये 10 के पावर 24 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शन में यहाँ पर चारों मेंशन कर दिया गया, जिससे आप हाईएस्ट क्वांटिटी जो हो गया वो 10 के पावर 15 जो कि पेटा के लिए आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग कैस्नप 22 बोगी हैव हैंगिंग टाइप ब्रेक बीम। हैंगिंग टाइप ब्रेक बीम की अगर बात करें तो यह मेनली कैस्नप 22 WM ट्रॉली के लिए होता है, जिसमें जो ब्रेक बीम है वह हैंगर्स के माध्यम से सस्पेंडेड होते हैं साइड फ्रेम ब्रैकेट के अंतर्गत। तो यानी जो हैंगर्स होगा वह साइड फ्रेम ब्रैकेट में हैंगिंग होते हैं और उसी हैंगर्स के माध्यम से जो ब्रेक बीम सस्पेंडेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो WM इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको NLB, NLC, HS या ऑल अदर टाइप्स के जितने भी बोगी है जिसमें फैब्रिकेटेड ब्रेक बीम होते हैं जो कि मेनली ब्रेक बीम पॉकेट्स में सस्पेंडेड एवं गाइडेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडम लिमिट फॉर BLC व्हील डाया। BLC व्हील डाया का यहाँ पर कंडम लिमिट पूछा गया है। तो BLC वैगन में अगर बात करें तो एक यूनिट जो होता है इसमें 5 कार यहाँ पर होते हैं, जिनमें दोनों एंड पर एक कार होता है
बीच के 3 में बी कार होते हैं जिसको स्लैक लेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिसका अगर बात करें रिलेबल से हाइट तो 845 mm होते हैं। ए इंड पर CBC लगा होता है जिसका हाइट की अगर बात करें तो 1105 mm मैक्सिमम हाइट होता है। अब यहाँ पर व्हील जो पूछा गया है कि व्हील डाया जो कितना होता है, तो व्हील डाया की अगर बात करें यहाँ पर तो 840 mm यहाँ पर नए कंडीशन में होता है। वहीं अगर बात करें सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज, तो सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज BLC व्हील्स का 793 mm होता है। कंडम की अगर बात करें तो 780 mm पर इसको सर्विस से कंडम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप तीनों डायमेंशन को याद रखें। यहाँ पर जो पूछा गया था कंडम हाइट लिमिट्स का, तो कंडम लिमिट 780 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन रूट एग्जामिनेशन ऑफ राजधानी ट्रेन्स इज डन एट एवरी, जितने भी चाहे वो राजधानी हो, दुरंतो हो या शताब्दी ट्रेन हो, मेनली केसेज में जिसका राउंड ट्रिप मोर देन 4000 किलोमीटर फॉर LHB और 3500 किलोमीटर फॉर ICF, उस केस में से बीच बीच के पॉइंट्स पर जहाँ पर TXR पॉइंट्स है वहाँ पर इसका रोलिंग इन एवं रोलिंग आउट एग्जामिनेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए किलोमीटर निर्धारित किए गए हैं, जिनमें किलोमीटर की अगर बात करें तो 250 से लेकर 350 किलोमीटर के रेंज पर इसका इन रूट एग्जामिनेशन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BMBS वैगन हैंड ब्रेक अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड डैश ब्रेक सिलेंडर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो BMBS वैगन के अंदर जो हैंड ब्रेक अरेंजमेंट है वो कितने सिलेंडर पर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक BMBS सिलेंडर यहाँ पर एक बोगी पर, दूसरा एक सेकेंड बोगी पर माउंटेड होते हैं। तो जिसमें हमारा अगर हैंड ब्रेक लगाना है तो किसी एक ब्रेक सिलेंडर जो होगा, चाहे नॉर और स्कॉट्स का, नॉर की तरफ आगे की तरफ होता है इसका केबल लगा होता है, जबकि स्कॉट में पीछे की तरफ केबल कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 2 केबल यहाँ पर निकलते हैं, वो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, यानी किसी एक बोगी पर या ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं और उसी पार्टिकुलर बोगी पर इसका ब्रेकिंग होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कितने ब्रेक सिलेंडर पर लगे होते, तो केवल और केवल एक ब्रेक सिलेंडर पर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ बर्थ इन LWACCN कोचेज, जो LWACCN यहाँ पर L LHB को, W वेस्टिबल को, AC एयर कंडीशन को, CN जो है 3 टायर LHB कोचेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो नंबर ऑफ बर्थ होगा वो 72 बर्थ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो LWACCW यहाँ पर LHB वेस्टिबल एयर कंडीशन और यह सेकेंड टीयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड टीयर को या 3 टीयर को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड टीयर में 54 सीट्स अवेलेबल, बर्थ अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 टीयर के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कलर ऑफ BPC और प्रीमियम ब्रेक्स। यहाँ पर प्रीमियम ब्रेक के लिए कलर कोड पूछा गया है BPC का, तो इसमें सारे हम देखेंगे 95% मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रीन कलर का यहाँ पर BPC पेज पर इशू किया जाना चाहिए। 75 मैन पावर इसकी प्रकार के रेक को एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसका अगर वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो 12+3 डेज होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में यहाँ पर बढ़ाकर 5 डेज इसका ग्रेस पीरियड कर दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्रीन कलर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो राजभाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में, जो हिंदी लैंग्वेज को मिलनी स्क्रिप्ट जो पूछा गया है, तो यह मिलनी देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में इसी दिन हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में देवनागरी स्क्रिप्ट को अपनाया गया था, और यह अपनाया गया था आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेबलिंग बाल्ब इज अटैच्ड विथ डैश इन एलएचबी कोचेज। जो लेबलिंग बाल्ब लगे होते हैं मेनली वो ईयर बेल्लो जो होता है सेकेंडरी सस्पेंशन के पास, उसमें प्रत्येक ईयर बेल्लो के साथ लेबलिंग बाल्ब लगा होता है, जिसका कनेक्शन एक कनेक्शन ईयर बेल्लो से सेकेंड मैनेजर वायर से होता है और थर्ड कनेक्शन जो होता है वो एग्जॉस्ट से होता है। यानी जब भी अगर एक्स्ट्रा प्रेशर ईयर बेल्लो पर आता है तो उस दौरान जो एमआर का कनेक्शन है लेबलिंग बाल्ब एयर बेल्लो से कर देता है। जब एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ से हमें निकालना पड़ता है, जब पैसेंजर किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे एग्जॉस्ट से यह प्रेशर एटमॉस्फेयर में रिड्यूस कर देता है। तो यह मेनली ऑटोमेटिक रूप से फंक्शनिंग होते हैं जब एज पर यहाँ पर बेड रिक्वायरमेंट ऑफ ईयर बेल्लो। तो यहाँ पर बात करें तो ईयर बेल्लो मेनली 3 वे पोर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया था कि यह मेनली ईयर स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीरियोडिसिटी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 2 इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों का जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 है वह मेनली 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले उस यहाँ पर किया जाता है। 3 ईयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपली 36 मंथ्स यहाँ पर हो जाएगा मंथ बेसिस पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑटोमेटिक अरेंजमेंट फॉर लोडेड एंड एम्प्टी कंडीशन फॉर ब्रेकिंग इज प्रोवाइडेड इन डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑटोमेटिक जो अरेंजमेंट है फॉर लोडेड एवं एम्प्टी कंडीशन के ब्रेकिंग के लिए वो किस में यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। तो जितने भी BMBS वाले जो है सिस्टम उसमें APM डिवाइस लगा होता है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, जो कि ऑटोमेटिक रूप से एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशन को सेंस करता है और उसी बिहाफ में वह ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है। तो यहाँ पर जो होगा वह बॉक्स NHL MBS मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नकल यहाँ पर नकद पुरस्कार होना चाहिए। नकद पुरस्कार योजना का नाम रखा गया है। यानी अगर बात करें तो द स्कीम नेम्ड टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग कैश अवार्ड स्कीम हैज़ बीन नेम्ड फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी। यानी जितने भी टेक्निकल बुक्स जो है लिखे जाते हैं ओरिजिनल बुक्स, वह मेनली इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है टेक्निकल बुक्स के लिए वो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त अवार्ड पोएम्स को ओरिजिनली रूप से लिखने पर दिया जाता है, वहीं प्रेमचंद को स्टोरी या नोवेल को ओरिजिनली रूप से लिखने पर दिया जाता है। तो इसको आप तीनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डाया ऑफ कंडम LHB व्हील्स। LHB का कंडम व्हील्स का डाया पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो नए कंडीशन में 915 mm, सॉफ्ट रिन्यूएबल साइड 862 mm होता है। कंडम की अगर बात करें तो किसी किसी डिवीजन में यह 845 mm लिया जाता है और किसी डिवीजन में यह 855 mm लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कि यह वेब थिकनेस के बिहाफ पर लिया जाता है। अगर जिसका वेब थिकनेस यहाँ पर 14+3 जिसका वेब थिकनेस 14+3 -0 mm है, तो उसका यहाँ पर जो कंडम लिमिट होगा वो 855 mm होगा। और जिसका वेब थिकनेस अगर बात करें तो 17+3 -0 mm होता है वेब थिकनेस, तो उसका कंडम लिमिट 845 mm पर होगा। लेकिन ज़्यादातर केस में यह भी करंट में अगर देखा जाए तो 845 mm कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। 855 भी दिया गया है और 845 भी दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कलर ऑफ BPC सर्टिफिकेट ऑफ CC रैक्स। CC रैक के यहाँ पर BPC का कलर कोड पूछा गया है, तो वह मेनली येलो कलर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन कलर प्रीमियम रैक के लिए लिया जाता है, गुड्स ट्रेनों के लिए। वहीं अगर बात करें तो वाइट कलर्स जो है वह मेनली एंड टू एंड के केस में लिया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ एपीएम डिवाइस ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एम्प्टी कंडीशन। अगर एपीएम डिवाइस लगा है तो एम्प्टी कंडीशन में मेनली 2.2 kg का प्रेशर भेजा जाएगा, लोडेड कंडीशन में 3.8 का। यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से है। तो जितने जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के बिहार पर जो जितने भी यहाँ पर 3 रीजन्स में क्लासीफाई किए गए हैं कंट्री को, उसमें ए, बी एवं सी रीजन्स में क्लासीफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीरियोडिसिटी ऑफ D3 शेड्यूल्स इन एलएचबी कोचेज। जो एलएचबी कोचों का D3 शेड्यूल जो होता है वो 180 ± 15 डेज के बिहार पर यह किया जाता है, यानी 6 मंथ के अंतराल पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर बात करें रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना का, यानी फॉर होम इज द रेलवे बोर्ड इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम मिंट। तो यह मिली जो निर्धारित किया गया है, वह निर्धारित किया गया है जो जितने भी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स जो है अप टू, ध्यान रखें, अप टू JAG ऑफिसर्स एंड जितने भी ग्रुप C एंड D के कर्मचारी हैं, सारे इसमें इसके लिए एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। जिनमें अगर बात करें तो इनमें इनके लिए एलिजिबल होते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें प्रत्येक को 3-3 हज़ार रुपये एज ए इंडिविजुअल कैश अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ICF कोचेज। ICF कोच में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया, तो यह मेनली BMBC के बिहार पर पूछा गया, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पर। इसमें प्रत्येक बोगी में एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होते हैं। तो इस प्रकार यह टोटल 4 नंबर्स में प्रत्येक कोचेज में उपलब्ध होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाया की अगर बात करें ब्रेक सिलेंडर का, तो यह मेनली 8 इंच या 203 mm इसका डाया होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है। फॉर होम इज द रेल यात्रा वृत्तांत अवार्ड स्कीम। तो यह जितने भी नागरिक है, भारतीय नागरिक सारे के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अजीत हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स इन द 10th innings ही स्कोर 100 runs thereby increasing his average by 8 runs his new average is। यानी अजीत है जो एक क्रिकेटर है जिसका 9 इनिंग्स में कुछ सर्टेन एवरेज यहाँ पर है जो कि यहाँ पर बताया नहीं गया है। अगर वह 10वें इनिंग्स में 100 रन बनाता है तो उसका जो एवरेज है वो 8 का इंक्रीमेंट उसके एवरेज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो सर्टेन एज जो है इनिशियली उसे हम एक्स कंसीडर करते हैं फॉर 9 इनिंग्स के लिए। तो यहाँ पर 9 इनिंग्स और 9 इनिंग्स में अगर टोटल एवरेज यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका रन 9 इनिंग्स का आ जाएगा। इसमें 10वें इनिंग्स में उसने 100 रन बनाया, जिससे यह हुआ कि उसके जो एवरेज एज है, जो एवरेज जो रन्स है उसके, वह इसमें 8 का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, 8 का इंक्रीमेंट। तो x + 8 हो जाएगा, जो कि टोटल रन्स की अगर बात करें 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 इनिंग्स का यहाँ पर रन्स निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो x का वैल्यू 20 निकल कर आएगा। यानी टोटल इनिशियली जो इसका एवरेज रन्स था वह 20 रन्स था। और यहाँ पर जो पूछा गया न्यू एवरेज पूछा गया, तो न्यू एवरेज सिंपली 8 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर 20 + 8 यानी 28 रन्स अभी नए कंडीशन में इसका एवरेज रन्स होगा। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सिंपली सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम जबलपुर टू कोटा
is 100 km per hour. While will coming back from Kota to Jabalpur, its speed is 150 km per hour. Find the average speed during the whole journey. यानी जब भी कोई व्यक्ति है जो जबलपुर से कोटा के लिए जाते समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है, लौटते समय 150 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरे जर्नी के दौरान उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा वो पूछा गया है। तो एक बात करें यहाँ पर, यह जबलपुर है, यह आपका कोटा है। जाते समय उसका जो एवरेज स्पीड है वो 100 kmph है, लौटते समय उसका 150 kmph है। चूँकि ये डिस्टेंस जो है दोनों कंडीशन में सेम है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें दोनों कंडीशन में जाते समय और लौटते समय दोनों कंडीशन में आपका डिस्टेंस सेम होता है, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए बोला जाएगा अगर, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है टू स्पीड 1 स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होता है, जब आपको पूरे जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड निकालना है। तो फर्स्ट जो है स्पीड है सिंपली यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 150 हो जाएगा, जब नीचे यहाँ पर 100 प्लस 150 होगा। जब आप दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 150 बाई 100 यानी 250 यहाँ पर सिंपली हो जाएगा आपका दोनों को ऐड करने पर। तो यहाँ पर सिंपली 10 से 10 कट हो जाएगा। इसकी अगर आप बात करें तो 2 से और यहाँ पर 5 से हो जाएगा, यहाँ से सिंपली 30 टाइम्स में कट जाएगा। जो यहाँ पर निकल कर आएगा फाइनली वो आपका एवरेज स्पीड 120 kmph निकल कर आएगा, जो कि पूरे जर्नी के दौरान यह होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पास्कल इज द यूनिट ऑफ। पास्कल मेनली प्रेशर यानी दबाव का यूनिट्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्स का यूनिट्स न्यूटन होता है। एनर्जी का यूनिट जो होता है वह जूल होता है। पावर यानी शक्ति का यूनिट जो होता है वाट्स मेनली होता है जूल पर सेकेंड, इसका यूनिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फीबा इज रिलेटेड टू। फीबा रिलेटेड है मेनली एयर स्प्रिंग से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फीबा का फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, यानी जैसे ही कोई एयर बिल्लो में किसी प्रकार का लीकेज होता है तो इस दौरान जो इस लगे फीबा डिवाइस होते हैं इसमें सेंस करता है और इसमें लगे इंडिकेटर्स ग्रीन से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें लगे जो एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं फीबा डिवाइस में वहाँ से ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं, जिससे पूरे गाड़ी में यहाँ पर ब्रेक लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है WD-71 स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू। जो WD-71 जो स्पेसिफिकेशन है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर बात करें WD-71 की तो यह मेनली ड्राफ्ट गियर्स रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फर्स्ट ROH ऑफ बॉक्सन HL वैगन इज डन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, यानी बॉक्सन HL का यहाँ पर पहला ROH पूछा गया कितने अंतराल पर किया जाता है। तो पहला ROH की अगर बात करें तो वह मेनली 24 मंथ्स के अंतराल पर यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मेन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोज सर्किट रैक। सीसी रैक के लिए ये यहाँ पर सीसी रैक के लिए हो जाएगा, या प्रीमियम रैक के लिए मेन पावर है, और यहाँ 56 जो है वो इन टू एंड के लिए है। तो यहाँ पर सीसी रैक के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ सेंटर पिवेट्स यूज इन बॉक्सन HL वैगन। बॉक्सन HL वैगन में किस प्रकार के सेंटर पिवेट्स का प्रयोग किया जाता है? तो मेनली दो प्रकार के सेंटर पिवेट्स का प्रयोग किए जाते हैं, एक है स्पेरिकल टाइप्स और सेकेंड है फ्लैट टाइप्स का। तो स्पेरिकल टाइप्स की अगर बात करें तो स्पेरिकल टाइप सेंटर पिवेट्स का प्रयोग 22 WM जाले जो कैस्ना बोगी है उसमें प्रयोग किया जाता है। NLB हो या NLC टाइप्स की जो बोगी है इसमें स्फेरिकल टाइप्स के सेंटर पिवेट्स का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कैस्नप 22 HS हो, HSM1 हो, HS2 हो, इसमें मेनली फ्लैट टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिट लाइन मेंटेनेंस टाइम फॉर कोचिंग ट्रेन इन प्राइमरी मेंटेनेंस। प्राइमरी मेंटेनेंस पर कोई ट्रेन आता है मेंटेनेंस होने के लिए, तो इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है वह मेनली 6 आवर्स का निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 आवर्स। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो बॉटम एंटी क्रीप हॉरिजॉन्टल लोकेशन गेज इज यूज्ड फॉर। जो बॉटम एंटी क्रीप जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लोकेशन गेज में, वह मेनली जो होते हैं वो सीबीसी में देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज। मैक्सिमम यहाँ पर एलएपी जो है लीव ऑन एवरेज पे कितना यहाँ पर संचय किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 300 एलएपी को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एलएचएपी क्या, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, या इसका लिमिट अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 डील विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। जितने भी यहां पर अगर बात करें तो वर्किंग वुमेन्स के जो सेक्सुअल हरासमेंट जो प्रोविजंस के लिए जो रूल्स बनाया गया है वह कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत रूल्स 3C जो है, रूल 3C के अंतर्गत यह रूल बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 3A के अंतर्गत प्रॉम्प्टनेस एवं कॉर्टसी यानी तत्परता एवं शिष्टाचार के रिलेटेड बताया गया है। रूल 3B के अंतर्गत ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकारी नीति का पालन से संबंधित रूल्स बताया गया है। इसके अलावा रूल 3 के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी है सुपरवाइजर्स है वो किस प्रकार से एक दूसरे से यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे वहाँ पर ऑफिसर से यहाँ पर कोई डायरेक्शन प्राप्त होता है तो वो लिखित रूप में हो या वर्बली दिया जाता है। तो ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो रूल 3 के अंतर्गत यह मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था। तो व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स एक्ट 1963 अमेंडेड। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो यह मेनली पारित किया गया था, पास किया गया था 10 मई 1963 को पारित किया गया था। जबकि अगर बात करें अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट तो यह मेनली 1967 में संशोधन इसको किया गया था। इसमें मेनली 9 सेक्शंस यहाँ पर बताए गए, 9 सेक्शंस है, तो आपको इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट हाउ मच प्रेशर टू बी ड्रॉप्ड इन अ मिनट्स फॉर ब्रेक टू नॉट अप्लाई। ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए, यानी इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है जिनमें प्रेशर जो है ब्रेक पाइप से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, जिनमें यह देखने को मिलता है कि डीबी सेंस नहीं किया करता है इसमें, और पूरे गाड़ी में ब्रेक भी अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें डीबी सेंस नहीं करता है और इसमें ब्रेक भी अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ बर्थ इन LWF-AC। जो LHB का जो फर्स्ट AC है इसमें नंबर ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बर्थ 24 के नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 जो होते हैं मेनली LWA-CCN टाइप के जो 3 टियर LHB कोचेज है इसमें यह बर्थ नंबर ऑफ बर्थ अवेलेबल होते हैं। वहीं 54 की अगर बात करें तो यह मेनली LWA-CCW यानी जो सेकेंड टीयर के जो LHB कोचेज है उसमें 54 नंबर ऑफ बर्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें तो यह मेनली 0.6 kg का प्रेशर 6 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है। तो इसमें डीबी सेंस करता है और इसमें ब्रेक की अगर बात करें तो ब्रेक ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टेम्परेचर लिमिट फॉर मेकिंग बैगन सिक इन रूट इज। अगर कोई बैगन को इन रूट के अंतर्गत सिक करना हो तो इसके लिए जो टेम्परेचर लिमिट रखा गया है वह रखा गया है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस अगर किसी बैगन के बियरिंग का टेम्परेचर अगर पाया जाता है एक्सल का, तो उस केस में यहाँ पर उसको सिक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि कोचिंग के लिए जो लिमिट्स है वह कोच के केस में यह 80 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इसके अलावा जो 2 एक्सेल्स जो किसी 2 एक्सेल्स के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को भी देखा जाता है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग कंडीशन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यू ब्रेक पैड थिकनेस इन LHB कोचेज। LHB कोचों में नए ब्रेक पैड का यहाँ पर थिकनेस पूछा गया है। तो नए ब्रेक पैड का थिकनेस 35 mm होता है, कंडम कंडीशन में 7 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यू ब्रेक पैड थिकनेस 35 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डंप वाल्व इज फाउंड इन। डंप वाल्व जो लगे होते हैं वह मेनली LHB कोचों में लगे होते हैं और यह WSP का पार्ट्स होता है। यहाँ पर अगर बात करें कि कोई एक एक्सल है जिस पर 2 ब्रेक सिलेंडर लगे हैं, तो यहाँ पर आपका डंप वाल्व है। तो एक कनेक्शन जो आएगा वह DV से आएगा और एक कनेक्शन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का होता है जो फाइनल का जो होता है, और एक यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं। जैसे किसी प्रकार का यहाँ पर लोको पायलट द्वारा सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है, प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, तो उस दौरान यहाँ पर DV द्वारा प्रेशर यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। तो यह प्रेशर जो होगा मेनली डंप वाल्व से होकर ही जाएगा। और इस दौरान जो किसी प्रकार का किसी 2 एक्सल के बीच यहाँ पर प्रत्येक कोच में अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो यह सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा डंप वाल्व को दिया जाएगा। उसी के अनुसार डंप वाल्व ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर को रेगुलेट करेगा। यानी प्रत्येक एक्सल पर जो डंप वाल्व का नंबर्स होगा वो 1 की संख्या में होगा। प्रत्येक कोच में डंप वाल्व का नंबर 4 के नंबर्स में होगा। और किसी कारणवश अगर कोई जाम पाया जाता है प्रत्येक एक्सल में, तो यहाँ से यह एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए उस ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस करने का काम करेगा। यहाँ पर बात करें कि डंप वाल्व जो है वह मेनली 24 वोल्ट्स DC पर कार्यरत होते हैं, जबकि इसके माइक्रो प्रोसेसर जो है WSP का वह 110 वोल्ट्स DC पर वर्किंग होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर LHB कोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ A and B कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 15 days एंड द B alone in 20 days, इन हाउ मेनी डेज कैन A alone कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर कोई A एवं B जो है 2 व्यक्ति है जो किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, जबकि B है वो अकेले 20 डेज में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क जो निकल कर आएगा जब आप LCM लेंगे तो टोटल वर्क यहाँ पर आपका हो जाएगा लो कोएफिशिएंट मल्टीपल, तो यह आपका 60 निकल कर आएगा। यह आपका डेज बेसिस पर यहाँ पर दिया गया है। जब आपको एफिशिएंसी निकालेगी, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता, तो इसमें A और B का जो होगा 4 टाइम्स में यहाँ पर 60 डिवाइड होगा, तो इसका A और B का एफिशिएंसी 4 आएगा। जबकि B का कार्य करने का दिन 20 है तो इसका एफिशिएंसी 3 आएगा जब आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे। यानी A और B का एफिशिएंसी 4 है और केवल B का एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पर आपका A का एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, तो आपका A की एफिशिएंसी A का निकल कर आएगा। जब आप A अकेले 60 काम को 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो टोटल आपका 60 डेज कंप्लीट करने में लगेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीड सेंसर इन वन साइड इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में किसी प्रकार का स्पीड सेंसर नहीं लगा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम ब्रेक्स। प्रीमियम ब्रेक्स का जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज दिया जाता है वह इसका 95% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन कलर में ध्यान रखिए, ग्रीन कलर में इसको जारी करना पड़ता है और वेटी पीरियड 3 के अलावा यहाँ पर 5 ग्रेस पीरियड यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है बीच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जेस ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। जब भी कोई कर्मचारी के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किया जाता है जिनमें अगर रिक्वायरमेंट है अगर मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति को जारी करने का, तो इसके लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म को इशू किया जाएगा। तो जब भी कोई मेजर पेनाल्टी अगर जारी करना हो तो इसके लिए कर्मचारी को SF 5 स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें SF 11 का, तो यह मेनली माइनर पेनाल्टी के लिए होता है और SF 3 जो होता है वह सब्सिडेंट जो अलाउंसेस होते हैं, निर्वाह भत्ता, उसके लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रीमियम एग्जामिनेशन बॉक्स एंड रेक वैरायटी इन किलोमीटर्स। अगर किसी बॉक्स एंड वैगन का अगर प्रीमियम रेक्स बनाया जाता है तो प्रीमियम रेक्स में किसी प्रकार का डे बेसिस पर, किलोमीटर बेसिस पर यहाँ पर वैरायटी पीरियड नहीं होता है। उसका केवल और केवल 12+3 डेज, जिसको बढ़ाकर ग्रेस पीरियड 5 डेज का लिया जाता है। तो यहाँ पर किलोमीटर बेसिस पर किसी प्रकार का नहीं होता है, तो यहाँ पर नन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लीकेज रेट इन कोचिंग ट्रेन्स ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 3 मिनट्स। जब भी कोचिंग ट्रेन्स का यहाँ पर लीकेज रेट लिया जाता है तो लीकेज रेट में ध्यान रखा जाता है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 0.2 kg का अलाउ होता है। चूँकि यहाँ पर 3 मिनट्स का बताया गया है तो सिंपली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 3 मिनट्स में यहाँ पर मैक्सिमम लीकेज रेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे 3 मिनट्स के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है WSP फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WSP की अगर बात करें पार्ट्स का तो WSP के अंतर्गत मेनली फोनिक व्हील लगे होते हैं, स्पीड सेंसर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व और फंक्शन को चालू करने के लिए WSP फंक्शंस को इसके लिए प्रेशर स्विच लगा होता है। फोनिक व्हील के ऊपर 80 नंबर्स में 30 होते हैं, जिसमें 3 स्टड माउंटेड होते हैं फोनिक व्हील्स के लिए। जिसका अगर बात करें साइज का बोल्ट का तो A-मेट इसका साइज होता है और टॉर्क वैल्यू की अगर बात करें तो 21 न्यूटन मीटर्स या 30 न्यूटन मीटर्स यहाँ पर इसका टॉर्क वैल्यू होता है। स्पीड सेंसर की अगर बात करें फोनिक व्हील्स का तो इन दोनों के बीच गैप 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच होता है, जिसका मेजरिंग करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डाया ऑफ न्यू व्हील LHV व्हील। LHV चक्कों का 915 mm नए चक्कों का व्यास, सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज 862 और कंडम लिमिट्स अगर बात करें तो 845 या 855 एज पर वेव थिकनेस के यहाँ पर होगा। नए चक्कों का व्यास सिंपली 915 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट कैन एक्सेप्ट अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड डैश RS। कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत यह रूल बताया गया है कि कोई अगर ऑफिसर्स हो या कर्मचारी हो, रेलवे सर्वेंट्स हो, तो उसके लिए एक जो गिफ्ट जो दिया जाता है सेरेमनी पर या फंक्शंस के बिहाफ पर, तो इसके लिए कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि इससे ज़्यादा वह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जिनमें यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रुप ए ऑफिसर्स जो होंगे वह नॉन ऑफिशियली यह होना चाहिए, किसी प्रकार का ऑफिशियली डील नहीं होना चाहिए। तो उस बिहाफ पर फंक्शंस के अगर बर्थडे वगैरह पर उसको कोई गिफ्ट दिया जाता है तो इसका जो कॉस्ट वैल्यू है वह 25,000 से ज़्यादा का यह नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप बी ऑफिसर्स है तो इस केस में 15,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ग्रुप सी के कर्मचारी अगर है तो वह 7,500 रुपीज़ से ज़्यादा का किसी प्रकार का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यह कंडक्ट रूल 96 के अंतर्गत बताया गया है और यह बताया गया है रूल 13 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए, रूल 13 के अंतर्गत किसी प्रकार का गिफ्ट्स से संबंधित यह डिटेल में रूल्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर चूंकि पूछा गया था केवल ग्रुप सी के लिए, तो यहाँ पर सिंपली 7,500 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
15,000 ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए है, जबकि 25,000 जो है वो ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ROH ऑफ वैगन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मस्ट चेंज आइटम्स। जब भी ROH के लिए वैगन को भेजा जाता है तो इसमें कुछ आइटम्स एज पर रिक्वायरमेंट जब आपको प्रॉपर चेक किया जाता है तो उसमें कंडम पाया जाता है, तब चेक करना पड़ता है। लेकिन कुछ आइटम्स को यहाँ पर मस्ट चेंज आइटम के कैटेगरी में रखा जाता है, इसको चेंज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा मस्ट चेंज आइटम नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर मस्ट चेंज आइटम के अंतर्गत जब भी वैगन ROH के अंतर्गत जाता है तो इसमें कैसना बोगी के अंतर्गत एसेप की नट एवं इसके जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं बासर के साथ, यह मस्ट चेंज आइटम के आइटम होते हैं। इसके अलावा जितने भी स्प्लिट पिन्स होते हैं कैसना बोगी के अंतर्गत यह भी मस्ट चेंज आइटम होते हैं। CTRB लॉकिंग प्लेट्स हो, CBC के अंतर्गत बात करें अगर तो स्ट्राइकर कास्टिंग बियर प्लेट्स को मस्ट चेंज आइटम के अंतर्गत रखा गया है। वहीं एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत बात करें अगर तो डट कलेक्टर फिल्टर्स हो, डट कलेक्टर जो बासर जो ओरिंग होते हैं इन यह भी मस्ट चेंज आइटम होते हैं। यहीं अगर बात करें रबर गैस्केट्स हो, एम्यू वाशर्स हो, ER ड्रेन प्लग, लेदर वाशर हो एवं ब्रेक सिलेंडर ड्रेन प्लग लेदर वाशर जो होते हैं ये भी मस्ट चेंज आइटम्स के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि मस्ट चेंज आइटम्स में एम्यू वाशर्स हो, स्ट्राइकर कास्टिंग बियर प्लेट्स हो, इसके अलावा CTRB लॉकिंग प्लेट्स हो, ये तीनों रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कौन सा मस्ट चेंज आइटम कैटेगरी में नहीं होता है, तो नक्कल पिन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। या आपको जब आपका इसका मेजरमेंट किया जाएगा तो यह प्रॉपर लिमिट में या नहीं है उसके बिहार पर इसको डिसाइड किया जाएगा कंडम करने का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ATL यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में जो ATL का प्रयोग किया जाता है कंटेनर को लॉक करने के लिए यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। प्रत्येक कार में अगर बात करें तो 8 की नंबर्स में ATL, चाहे वो BLC A कार हो या B कार हो, प्रत्येक कार के ऊपर 8 के नंबर्स में ATL लगे होते हैं कंटेनर को लॉक करने के लिए। 600 kg वेट फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है लॉक करने के लिए, और बात करें 1000 kg वेट फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है कंटेनर को लॉक करने अनलॉक करने के लिए लॉक को। इसके अलावा अगर बात करें तो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स दिया गया, किसी प्रकार के ATL में डिफेक्ट्स पाया जाता है तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए G100 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ डैम्पर्स इन फिएट बोगी। फिएट बोगी में नंबर ऑफ डैम्पर पूछा गया, कितने नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो होता है वह 4 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स 2 की संख्या में, यो डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में, और लेटरल डैम्पर की अगर बात की तो प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार आपका टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में अवेलेबल होते हैं। कोचेज में अगर पूछा जाता है तो टोटल 8 नंबर्स में प्रत्येक कोच में यहाँ पर नंबर ऑफ डैम्पर अवेलेबल होगा। टाइप की अगर बात करें तो 4 प्रकार के यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। चूँकि प्रश्न में प्रत्येक बोगी में पूछा गया था तो प्रत्येक बोगी में 9 की संख्या में शॉक ऑब्जर्वर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हॉट एक्सल टेम्परेचर लिमिट फॉर कोचिंग ट्रेन्स। जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट रखा गया जिसके बिहार पर आप पार्टिकुलर किसी कोच को सीख कर सकते हैं इन रूट के अंतर्गत। ध्यान रखिए इन रूट के अंतर्गत यह होता है। तो इसके लिए जो लिमिट रखा गया है कोचिंग के केस में वह 80 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, और 90 डिग्री सेल्सियस जो रखा गया है वह वैगन यानी मालगाड़ियों के लिए रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी किसी 2 एक्सल्स के ऊपर डिफरेंस दिखा जाता है टेम्परेचर्स का, वह मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो उस बिहार पर भी इसको कंडम किया जा सकता है, पार्टिकुलर कोचेज हो या वैगन्स हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्टैंडर्ड स्लॉट साइज ऑफ बियरिंग पीस यूज इन वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन में प्रयोग किए जाने वाले जो बियरिंग पीस का जो स्टैंडर्ड स्लॉट साइज जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कोई यह बियरिंग पीस है, इस प्रकार से बियरिंग पीस होता है, तो जो इसके स्लॉट साइज जो है विड्थ जो है इसके वह स्टैंडर्ड केस में 17.5 mm स्टैंडर्ड थिकनेस इसका होना चाहिए विड्थ। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कविता संग्रह के लिए कौन सी पुरस्कार योजना शुरू की गई है? Which award scheme for poetry collection has been launched to encourage the literary talent of railway employees? यानी रेलवे कर्मचारी को प्रोत्साहन करने के लिए जो कोई कर्मचारी पोएम को संग्रह करता है ओरिजिनली रूप से, तो उस केस में इसको मैथिली शरण गुप्त अवार्ड यहाँ पर उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद अवार्ड जो है मेनली नोबेल और स्टोरी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एल टाइप ब्रेक ब्लॉक यूज्ड इन। एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग मेनली जो बॉक्सन वैगन जितने भी है अंडर फ्रेम माउंटेड, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.17 होता है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच मैनुअल इज रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CTRB इन कैसना बोगी। CTRB इन कैसना बोगी का जो इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट दिया गया है वह G81 में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो G80 में CBC4 वर्कशॉप के लिए दिया गया है और 76 में CBC4 लाइन स्टाफ के लिए बताया गया है। वहीं G97 की अगर बात करें तो यह ईयर ब्रेक रिलेटेड टू फ्रेट स्टॉक से संबंधित बताए गए हैं। वहीं G95 के अंतर्गत कैसना बोगी के मेंटेनेंस से रिलेटेड बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर अवेलेबल इन LHV कोचेज। जो LHV कोचों में जो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं जिनमें छोटे छोटे फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग मेनली LHV कोचों में किया जाता है और 2 की नंबर्स में ब्रेक डिस्क प्रत्येक एक्सल में माउंटेड होते हैं। जिनकी अगर बात करें डाया का 640 mm इसका डाया होता है। थिकनेस की अगर बात करें तो नए कंडीशन में 110 mm, कंडम कंडीशन में 96 mm इसका थिकनेस होता है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि यह जो बना होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है और इसमें जो छोटे छोटे फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो ब्रेकिंग के दौरान जो हीट जनरेट होता है उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाया जाए, यह देखते हुए इसमें फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। साथ ही साथ 3 कंटिन्यूअस फिन्स अगर ब्रोकन पाया जाता है तो इसको सर्विस में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था नंबर्स प्रत्येक कोचेज के अंतर्गत, चूंकि 2 की नंबर्स में यहाँ पर 2 ब्रेक डिस्क यहाँ पर प्रत्येक एक्सल पर होते हैं, तो कोचेज में मिलनी यहाँ पर 4 एक्सल होगा, तो टोटल 8 के नंबर्स में ब्रेक डिस्क प्रत्येक कोचेज में यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH इंटरवल ऑफ BBZI वैगन। जो BBZI वैगन जो होते हैं इसमें मेनली 2 ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है। जिनमें अगर बात करें तो इनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो इंटरवल है वो 24 मंथ्स और IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग की अगर बात करें तो यह मेनली 12 मंथ्स के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो POH के लिए पूछा गया था तो सिंपली 24 मंथ्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LHV कोच कंट्रोल आर्म इज अ पार्ट ऑफ। जो कंट्रोल आर्म जो LHV कोचों में लगा होता है वो मेनली प्राइमरी जो शॉक ऑब्जर्वर जहाँ पर हमारा एक्सल को गाइड करने के लिए हमारा कंट्रोल आर्म लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो प्राइमरी सस्पेंशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ए मैन इज 24 years ओल्ड देन हिज सन, इन 2 years हिज एज विल बी द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। यानी यहाँ पर बोला है कोई एक आदमी है अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी यहाँ पर हो जाएगा। तो उस केस में जो उसके पुत्र का जो आयु होगा प्रेजेंट केस में वर्तमान में वो कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो यहाँ पर सन का आयु निकालना है तो सन का जो आयु यहाँ पर हम कंसिडर कर ले वो X ईयर्स यहाँ पर है।
अब यहाँ पर अगर बात करें तो मैन का जो करंट यहाँ पर होगा वो x प्लस 24 ईयर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 साल बाद जो एज है, तो 2 साल बाद मैन का जो एज होगा x प्लस 24 प्लस 2, तो उस केस में जो सन का एज होगा वो 2 साल बाद तक x प्लस 2 एज उसका 2 साल बढ़कर होगा, और यह एज का दोगुना उसके मेंस के एज का है। तो यहाँ पर बात करें अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 22 ईयर्स निकल कर आएगा, जो यहाँ पर सन का एज होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ग्रेस पीरियड इन प्रीमियम एग्जामिनेशंस ऑफ बॉक्स एंड रैक इज डैश डेज। जो ग्रेस पीरियड रखा गया है, चूंकि अगर बात करें प्रीमियम एग्जामिनेशंस का, तो यह नॉर्मली इनिशियली 3 डेज का रखा जाता था, लेकिन अभी करंट पीरियड में अगर बात करें तो 5 डेज का ग्रेस पीरियड ट्रायल बेसिस पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि बॉक्स एंड रैक का जब भी प्रीमियम एग्जामिनेशन दिया जाता है तो इस केस में ग्रेस पीरियड जो होगा 5 डेज का होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 22 12 18 2319, लास्ट में यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन, इसमें यहाँ 5 कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम तैयार कर लिए हैं। जो पहला फर्स्ट एवं 2 डिजिट्स होता है, सेकेंड डिजिट्स, वह मेनली इसके टाइप ऑफ वैगन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो वैगन होगा वह मेनली बॉक्स एंड HL को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 इसके ऑनिंग रेलवे का यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का यह रिप्रेजेंट कर रहा है। ECOR का वैगन जो बना है वो 2018 के अंतर्गत है, जिसके लिए लास्ट 2 कोड लिया जाता है। यह इसके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया था कि टाइप ऑफ वैगन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो 22 रिप्रेजेंट करेगा, और यह वैगन बॉक्स एंड HL के लिए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ CR का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो प्रेशर होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, कैपेसिटी अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें 6 लीटर इसका कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वारंटी पीरियड ऑफ WD-70 नकल। जो एक स्पेसिफिकेशन नंबर जो दिया गया है वारंटी पीरियड जो नकल्स का, इसका जो वारंटी पीरियड होगा वो 72 मंथ्स है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 72 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट। तो 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की अगर बात करें तो यह 10 मई 1963 को यह पारित किए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत टोटल 9 सेक्शंस है, और इसका अमेंडमेंट 1967 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड प्रॉपर लॉकिंग ऑफ LHB कोचेज। जब भी कोई LHB कोचों को कपल किया जाता है तो यह कुछ इंडिकेशन को देखकर आप प्रॉपर इंश्योर कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर कोच एक दूसरे से कपल हो गया है। जिनमें पहला यह देखना पड़ता है कि जो टिल्टलेस शॉट जो है वो प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए, साथ ही साथ इसमें लॉकिंग पिन प्रॉपर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा जो रोटेटरी लीवर रिप जो है वो प्रॉपर वर्टिकल कंडीशन में होना चाहिए। ये सारे को देखते हुए आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो कोचेज है एक दूसरे से प्रॉपर रूप से कपल हो गया है। ध्यान रखिए पहला कंडीशन होता है टेल टेले स्लॉट शुड बी क्लियर। सेकेंड है लॉकिंग पीस लगी होनी चाहिए, रोटेटरी लीवर जो रिब है वह वर्टिकल कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर केबल दिया गया है टिल्टलेस शॉट के लिए, तो यह प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक बियर प्लेट इज यूज्ड इन। जो ब्रेक बियर प्लेट्स जो होते हैं वह मेनली बोगी साइड फ्रेम में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, पूछे गए हैं द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे, 3 का यहाँ पर दिया गया, फिर बोला गया एवरेज टेम्परेचर जो है थर्सडे, फ्राइडे एवं सैटरडे का वह 41 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर बात करें तो टेम्परेचर सैटरडे का जो है वो 42 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली वेडनेसडे का टेम्परेचर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर तीनों का एवरेज जो दिया गया है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रॉपर हमारा वेडनेसडे के टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर अगर बात करें वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, तीनों का यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो टोटल जो टेम्परेचर तीनों का निकल कर आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 3 जो होगा वह सिंपली 120 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, फ्राइडे एवं सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तीनों का एवरेज जो टेम्परेचर है वो 41 दिया गया है। तो 41 टोटल निकालने के लिए 41 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होगा 123 डिग्री सेल्सियस निकल कर आएगा। चूँकि यहाँ पर बात करें तो सैटरडे का टेम्परेचर यहाँ पर ऑलरेडी प्रश्न के अंतर्गत दिया गया जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है कि जो वेडनेसडे के हमारा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो वेडनेसडे का फाइंड आउट करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमारा सबसे पहले थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप वेडनेसडे के यहाँ पर टेम्परेचर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का टेम्परेचर जो 120 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से आप सैटरडे को घटा लेंगे तो आपका सिंपली थर्सडे और फ्राइडे का निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेनली बात करें अगर तो थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे जो है 120 डिग्री सेल्सियस है। सैटरडे का यहाँ पर घटाएंगे, सैटरडे का ऑलरेडी प्रश्न के अंतर्गत हमारा दिया गया है जो कि दिया गया है 42 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो आपका 81 डिग्री सेल्सियस निकल कर आएगा, जो होगा किसका, थर्सडे प्लस फ्राइडे का। अब यहाँ पर चूंकि शुरुआत में ही बताया गया था कि वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे यह दिया गया है 120 डिग्री सेल्सियस, और जो अभी निकल कर आया है थर्सडे प्लस फ्राइडे का वह आपका निकल कर आया है 81 डिग्री सेल्सियस। जब आप दोनों घटाएंगे तो आपका यहाँ दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली वेडनेसडे बचेगा जिसका जो टेम्परेचर होगा 39 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में प्रत्येक एक सेल पर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कोचेज में पूछा गया था टोटल 2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 8 नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक कोच में ब्रेक सिलेंडर अवेलेबल होगा। जिसका अगर बात करें डाया का, तो डाया जो होता है वो 10 इंच इसका डाया होता है, जिसे 255 mm में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो प्रेशर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एलएचबी कोचों में होता है वह 3 kg का होता है। साथ ही साथ पिस्टन स्ट्रोक की अगर बात करें तो 8 से लेकर 10 mm तक इसका नॉर्मली होता है पिस्टन स्ट्रोक। मैक्सिमम अगर पूछा जाता है तो 21 mm मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक एलएचबी कोच ब्रेक सिलेंडर का होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो जो ऑप्शन नंबर के लिए पूछा गया है यहाँ पर कि प्रत्येक एलएचबी कोचों में 8 के नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है 2212182391, यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन में यहाँ पर। अब यहाँ पूछा मैन्युफैक्चरिंग ईयर पूछा गया, तो पहला तो हमारा बॉक्सन एचएल को यह रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ वैगन को। सेकेंड यह है ऑनिंग रेलवे को जो कि ECOR को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है या 2018 का बना है यह वैगन, यानी यही 5th एवं 6th पैलेस के डिजिट्स के जो नंबर है वह इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो 2319 जो है 6, 7,
7, 8, 9, 10 वह आपके सीरियल नंबर को, और जो 11 डिजिट जो है वह हम इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सिंपली जो 18 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वह मेनली इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यह वैगन जो है 2018 के अंतर्गत मैन्युफैक्चर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन में यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है, कितने नंबर्स में होते हैं। चूंकि बॉक्सन वैगन की अगर बात करें तो यह मेनली जो प्रश्न पूछा गया बिहाफ ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड, जिसमें एक ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक बॉक्सन वैगन में होते हैं। जिनकी अगर बात करें डाया का, ब्रेक सिलेंडर का डाया का, तो यह मेनली 14 इंच या 355 mm इसका डाया होता है। अगर पिस्टन स्ट्रोक की अगर बात करें तो 85 mm प्लस माइनस 10 mm एम्प्टी कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में 130 प्लस माइनस 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। साथ ही साथ इस प्रकार के सिस्टम में एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसका अगर बात करें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का तो 0.17 इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स प्रत्येक बॉक्स एंड वैगन के अंतर्गत, जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड्स पर बेस्ड है, तो एक के नंबर्स में यहाँ पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बीच ऑफ द फ्लोइंग बफर हाइट इज नॉट अलाउड फॉर वैगन्स। वैगन के अंतर्गत जो मैक्सिमम अलाउ होता है बफर हाइट वो 1105 mm होता है। यह आपका मैक्सिमम केस में होता है, तो यहाँ पर यह ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मिनिमम जो अलाउ होता है जो कि लोडेड कंडीशन में है वह होता है 1030 mm। तो यहाँ पर 1035 भी अंडर रेंज में आ रहा है, 1090 भी अंडर रेंज में है, लेकिन 1115 किसी भी रेंज में नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एम्प्टी लोड डिवाइस साइन प्लेट कलर फॉर लोडेड पोजीशन। जो एम्प्टी लोडेड जो मैनुअली सेट करने वाले जो वैगन्स होते हैं BCN वगैरह का, इनमें लेफ्ट साइड में येलो कलर, राइट साइड में ब्लैक कलर से पेंटेड होते हैं। जिनमें अगर बात करें तो जिस भी वैगन का ग्रॉस वेट 42.5 टन से बिलो होगा तो उसे एम्प्टी कंडीशन यानी येलो पोजीशन में रखा जाएगा। वहीं अगर जिसका ग्रॉस वेट 42.5 टन या इससे एबव पाया जाता है तो उस कंडीशन में हैंडल को राइट पोजीशन यानी ब्लैक कलर की तरफ इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था लोडेड पोजीशन के लिए, तो लोडेड पोजीशन यानी राइट साइड ब्लैक कलर की तरफ यह रखा जाएगा हैंडल को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 15 ईयर्स इफ दियर एज आर इन रेशियो 3:5:7। 3, 5 और 7 के रिस्पेक्ट में यह दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे छोटा यंगेस्ट गर्ल का यहाँ पर एज पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली तीनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15x यहाँ पर होगा, जिनका एवरेज एज यहाँ पर दिया गया है 15। तो 15 टोटल एज हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3। यहाँ 15 से 15 यहाँ पर कट जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा वो तो आपका 3 निकल कर आएगा। सबसे छोटे गर्ल्स का पूछा गया तो 3x यहाँ पर होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी टोटल 9 ईयर्स सबसे छोटे वाले गर्ल्स का एज होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है यूनिट ऑफ वर्क सेम एज डेट ऑफ। जो वर्क का जो इकाई होता है यूनिट्स होता है वो किसके सेम होता है, तो वर्क का यूनिट्स मेनली जो होता है वो जूल होता है, और सेम इस यूनिट जो होता है एनर्जी का वो भी जूल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्स का जो यूनिट्स होता है वह न्यूटन होता है। वहीं पावर की अगर बात करें तो वाट होता है। वाट मेनली जूल पर सेकंड इसका यूनिट्स होता है पावर्स का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज RF 361। RF 361 हो या मार्क 50 हो, यह सारे ड्राफ्ट गियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका कैपेसिटी की अगर बात करें तो RF 361 का जो कैपेसिटी होता है ड्राफ्ट गियर का वह 5725 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। वहीं मार्क 50 की अगर बात करें तो 5385 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। यह ड्राफ्ट गियर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग ऑफ रेक्स एनआरबी इज चेक्ड बाई। जब भी प्रेशर का टेस्टिंग किया जाता है तो एनआरबी की चेक कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करिए अगर कि ये हमारा बीपी पाइप है और ये हमारा एफपी पाइप है, यहाँ पर दोनों में एक एक की संख्या में डट कलेक्टर लगे होते हैं ब्रांच पाइप में जाने से पहले। यहाँ पर आपका आइसोलेटिंग कॉक्स लगा होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर एनआरबी लगा होता है। एनआरबी से यहाँ पर एक ईआर टैंक्स लगा होता है। फिर यहाँ पर हम बात करें अदर इंड पर, तो अदर इंड पर यहाँ भी एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। जैसे आगे बढ़ने पर यहाँ पर डीबी का कनेक्शन होता है, डीबी के साथ सीआर लगा होता है कंट्रोल रिजर्वायर। फिर यहाँ पर एआर का कनेक्शन भी डीबी के साथ होता है। फिर यहाँ पर डीबी से एक ब्रेक सिलेंडर के लिए पाइप निकलता है। एनआरबी का काम होता है कि सिंपली फीड पाइप प्रेशर को एआर में भेजना, लेकिन वापस नहीं आने देता है। जब आप ध्यान रखिए, जब आपका फीड पाइप का कनेक्शन बंद होगा, जब आपका फीड पाइप में किसी प्रकार से प्रेशर नहीं होगा, केवल बीपी पाइप में प्रेशर होगा, तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो केवल और केवल ईआर तक रुकना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर प्रेशर वापस जाकर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एनआरबी डिफेक्टिव है। यानी यहाँ पर जब भी आप टेस्ट करेंगे ब्रेकिंग टेस्टिंग के दौरान, यह ध्यान रखें कि सबसे पहले आप जब भी बीपी का चेकिंग किया जाता है तो इस दौरान अगर किसी प्रकार से एफपी पाइप में प्रेशर पाया जाता है जो कि इंडिकेशन है कि आपका एनआरबी डिफेक्टिव है, तो यह टेस्ट किया जाएगा मेनली बीपी पाइप को चार्ज करके और एफपी पाइप को यहाँ पर क्लोज करके, तब जाकर आपका एनआरबी डिफेक्टिव है या नहीं है इसका आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।